पर मुझे फिर से जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो। और आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने छोटा ही सही पर इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार बनाया। अब मैं पहले कुछ मुद्दों के ऊपर बात कर लेता हूं, क्योंकि अगर कुछ बोला तो फिर से एफआईआर वाला काम चालू हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को टारगेट है। क्योंकि मेरी आदत में प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं। अब दिक्कत ये रही कि पिछली बार के जो आंदोलन हुआ था और जो चीज हमने यहाँ पर चालू की थी, उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया। आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा किसी चुनाव में कि एक विद्यार्थी उसके विधायक या उसके नेता से प्रश्न पूछे कि रोजगार कहाँ है। बल्कि हमने ये उपचुनाव में ये देखा है कि हर एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि मेरा रोजगार कहाँ है, कि आपने जो मुझे नौकरी देने का वादा किया था वो वादा कहाँ गया। उसका परिणाम ये रहा कि पूछने पर उन युवाओं को बाद में मारा गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आप सच पूछोगे तो सच के ऊपर प्रहार किया जाएगा, और सच जो है कभी भी पराजित नहीं होता, वो हमेशा जीतता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे अभी इस उपचुनाव के अंदर भी हमें कई वादे किए गए कि 1,04,000 जो बैकलॉग के पद थे उसके ऊपर भर्ती ली जानी थी, और ये लगभग 22 साल से टाला जा रहा है। अगर आप देखोगे 1999 के बाद से आज तक ये बैकलॉग पदों पर भर्ती लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आज का जो युवा है पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा युवा अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाता है तो अपने तर्क वितर्क करेगा, सरकार से फिर प्रश्न पूछेगा अंदर बैठ के कि ये लोग जो अपना तानाशाही वाला जो रवैया चला रहे। तो इन लोगों ने क्या किया कि हम क्या करते हैं, हर बार 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, फिर से 1,04,000 जो बैकलॉग के पद है वो आपके और हमारे पद है। ये कोई नए पद सृजित नहीं कर रहे। नए पद तो इनका बाप भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि इनकी इतनी औकात है ही नहीं। क्योंकि अंबानी और अडानी का खजाना कैसे भरना है। जब ट्रेनें नहीं चलेगी, जब ट्रेनों में नौकरी नहीं होगी, तो वही तो पैसा बचेगा, वही उन पैसों से तो इनका काम चलेगा। तो ये चीजें इनके अंदर चलती रहती हैं, और ये लोग हमेशा शुरू से अभी तक ये काम करते आए हैं। और आप में बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे शिक्षित हैं। मेरा उनसे एक प्रश्न है, मुझे बताओ अलीराजपुर जिले में कितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल है जो सरकार संचालित कर रही है? शायद हम जवाब दे पाएंगे केवल एक, और वो भी कौन सा? नवोदय, जहां पर भी दूसरी जगह से बच्चा सिलेक्ट होकर आता है। हमारा जो बच्चा है, जो हमारे छोटे भाई बहन है, आज वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। 11 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एमपी टेट वर्ग 3 का परीक्षा हो रहा है, उसके अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा केवल 5,000 पद है। केवल कितने हैं? 5,000 पद। और अगर आप देखोगे इतने तो स्कूलें बंद कर दिए गए हैं पिछले समय में मध्य प्रदेश सरकार ने, और उम्मीद ये लगा के रखी थी कि 60,000 एमपी टेट वर्ग 3 के पद देंगे, पर मिले केवल कितने पद? 5,000 पद। समस्या यह है कि यहाँ पर एक गूंगों की फौज है। ये चुप है तो उसको देख के मेरे को चुप रहना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा तो मैं जानता हूं कि मेरे को मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सरकार से जीत नहीं सकते। हम बोलेंगे तो हमें मारा जाएगा, हमें सजाएं होगी, हमें यातनाएं दी जाएगी, हमारे घर परिवार और हमारे परिवार में जो नौकरी करते हैं उन्हें परेशान किया जाएगा। इसलिए हम लोग चुप रहेंगे। आज कुछ अधिकारी आकर यहाँ बात भी रखेंगे, पर मैं आपको कह दूं, आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, पर उनका बच्चा कभी भी उस आंदोलन में जाकर लड़ाई नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं सिखा रहा है, वो उसको छुपाना चाह रहा है। आज जब हम जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या केवल हम ही बेरोजगार हैं? सभी लोग बेरोजगार हैं। मैं आपको छोटा सा अपने बारे में बता दूं, मैं 13 एग्जाम क्वालिफाई, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं जॉब छोड़ के आया इस जुनून के लिए कि यार मैं जिस जगह पढ़ा हूं, जिस जगह मैं पला बड़ा हूं, उसको ये कहा जाता है एशिया का सबसे अशिक्षित जिला। और जब उपचुनाव में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आपकी इतने सालों की राजनीति रही, आपने शिक्षा के ऊपर क्या किया, तो उन्होंने मुझसे कहा इसके ऊपर प्रश्न मत पूछो, आप दूसरा प्रश्न पूछो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रश्न आपसे नहीं पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ आपने उस जगह के लिए, अपने रोजगार के लिए क्या किया। बोला आप दूसरा प्रश्न पूछो। तो क्या मैं तीसरा प्रश्न उनसे ये पूछता कि आपने दारू पिलाई है लोगों को? प्रश्न यहां बनता है क्यों? जानते हैं कि जब यहां पर अगर स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर आप देखोगे यहां पर तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य रखा है। और हम आरक्षण को क्यों रोएंगे यार? आरक्षण का क्या करेंगे हम, बताओ? जब नौकरी नहीं आएगी तो आरक्षण को क्या बघार के खाएंगे? जब तक नौकरी नहीं मिली, 4 साल में कितने ही युवा आज यहां पर ओवर एज हो चुके, पर कोई को रोजगार की चिंता नहीं। अगर होती ना तो यहां पर भीड़ और कुछ और होती, पर वो जानते हैं कि कोई और है जो लड़ेगा। अगर यही चीज अगर इन लोगों ने सोची होती तो आज हम फिर से गुलाम होते, आज हम फिर से गुलाम होते और गुलामी की फिर से मार झेल रहे होते। पर इन्होंने सोचा नहीं, कोई साथ दे या ना दे, हम तो लड़ेंगे, और जो भी हो देश के लिए शहीद होना पड़े हम लोग शहीद होंगे। और आज देखोगे आज इस देश के अंदर हम बोल पा रहे,
आज हम एक दूसरे को सुन पा रहे, ये हमें आजादी वहां से मिली है। ये केवल एक व्यक्ति के लड़ने से नहीं होगा, यहाँ पर संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष में हम हर बार हारेंगे भी, पर एक समय ऐसा आएगा हम जीतेंगे भी। तो मजे तो तभी है कि जब हम हर बार हारे और एक बार जीते, तो जीत का आनंद भी मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी पा जाते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें उसकी कद्र नहीं है। कभी आते मेरे पास बोलते हैं यार सर मजे नहीं आ रहे नौकरी में, नौकरी छोड़ना, कुछ बड़ा करना है। मैं उसको बोलता हूँ एक काम कर, उन लोगों से पूछ जिनको 4 साल से भी रोजगार नहीं मिला, उनकी हालत कैसी है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वाकई में गवर्नमेंट जॉब होती क्या है। मेरे को मुख्यमंत्री के पीए का कॉल आया था कुछ समय पहले कि आप लोग ये बेरोजगारी को लेकर आंदोलन करते रहते, आप जानते हैं हम इतने स्टूडेंट को रोजगार नहीं दे सकते हैं, फिर आप ये सरकारी जॉब क्या प्राइवेट जॉब के लिए उनको प्रोत्साहित करें, हम बताएंगे, आप सीएम की योजनाओं को फैलाओ, हम आपका सपोर्ट करेंगे, पैसा लगता सब कुछ देंगे। पर मैंने उनसे एक बात पूछी, उसका वो जवाब नहीं दे पाया। था तो मुझसे बहुत ज्यादा शिक्षित, पर मेरी एक छोटी सी बात थी कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, मजदूरी करी, यहाँ से कहीं दूर गुजरात में मजदूरी करने जाता था हमारा बाप, हमारी माताएं वहां पर मजदूरी करती थी, एक झोपड़ी बना कर रहते थे, वहां पैसा इकट्ठा करते थे ताकि उसका बच्चा पढ़ सके। और जब हम इंदौर जैसे शहर में आके पढ़े और उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिली, तो हम चाहें तो हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते, उससे ज्यादा भी कमा सकते। पर मैंने उनसे एक बात कही कि मैं उस बूढ़ी माँ का सपना कैसे तोड़ दूं जो 20 साल से ये उम्मीद पाल के बैठी है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगेगा या मेरी बेटी सरकारी नौकरी लगेगी, उसका मैं क्या करूं। उस बाप को जाके, उस माँ को जाके कैसे कह दूं कि तेरा बेटा आज हार गया, जिसको तूने जीतने के लिए पैदा किया था। क्या आप में और हमारे अंदर हिम्मत है अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के ये बोल दे कि तेरा बेटा हार गया। तो हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार मिले हमें। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है कि ना तो इस राज्य का कुछ हो सकता और ना ही कुछ इस जिले का हो सकता। बस आप और हम किसी पार्टी के पीछे एक झंडा पकड़ के खड़ा रहेंगे और उनके साथ साथ जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। पर यहाँ पर हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और आप और हम एक शिक्षित है, हम यहाँ पर मजदूरी तो हम यूं भी कर सकते हैं, बिना पढ़े भी मजदूरी कर सकते हैं। और आज के समय में अगर आप देखोगे स्कूलों की कंडीशन में, आपको बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पर शिक्षक साथी भी मौजूद हैं, आपके स्कूलों में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास बैग भी नहीं होगा। क्या कोई भी मंत्री संतरी ने आके ये बोला कि मैं बच्चों को बैग दूंगा? मैं और आप ये देख रहे होंगे क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट बैठा होगा जिसके कपड़े भी पूरे फटे हुए, आज तक उसके कपड़े सिले हुए नहीं है। यहाँ पर गरीबी का ये आलम है कि माँ बाप सुई धागे का इंतजाम नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थिति से जब निकल के जाते हैं और कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि तुम सरकारी जॉब का क्या करोगे, तब ये प्रश्न उठता है, तब ये प्रश्न बनता है, तब हम ये प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जैसा कि हमारा आदरणीय सर ने कहा कि हमें बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, आंदोलन तो हमें बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो जाके बहरों को सुनाई देगा। तो इसके लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है आज हमारी संख्या कम है, लोग जब पूछे आपसे तो कहना 20 ही लोग थे, पर हम 20-20 हजार के बराबर हैं। हम आपके जैसे नहीं हैं, हम आपके जैसे नहीं हैं कि घर में खाने को आटा नहीं है और मोबाइल में डाटा फुल है। हम गए वहां पर, हमने बात रखी, हमारा एक मनोबल बढ़ा, एक मानसिक जो विचार है इसमें एक वृद्धि होती है। आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हो, आप में एक ज्ञान अर्जन हो रहा। मोबाइल पर तो 17 चीजें आप पढ़ लोगे, सब कुछ सीख जाओगे, पर जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको यहाँ से मिलता है। तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए आप सभी लोग जो आए और आपने जो आपकी बातें रखी है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जितने भी युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हुए और जिन्होंने सुबह से काम किया, मैंने जिसे देखा दिनेश सर भी सुबह से यहाँ लगे हुए थे, सारे सर लोग मुझे यहाँ पर मिले, तो उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट में जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं सुमेर भाई का भी एक हमारा स्पीच बचा है और प्रमोद भाई एक बहुत अच्छे वक्ता है, तो मेरा ये मानना कि हमें उनके स्पीच को भी सुनना चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।